स्टार्ट कर दो, कर दिया? ठीक है। चलो कोई बात नहीं। वो चला के देते सुनील उस ठीक है, चलो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया सुनील? अच्छा, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग को जैसे कि आपको पता है कि आज हमें हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री के अंदर आपको मौर्य काल तक आपने लास्ट का उसका प्रशासन आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? मतलब आपको अपने वीडियो आपको मिली थी, आपने 5 क्लासेस, आपने छोटी छोटी क्लासेस थी वो आपने देख ली होंगी, ठीक है? अगर वो आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो पहले यहां से आगे इसे कंटिन्यू कर लेना, वरना उसके चक्कर में आपका ये भी छूटेगा, ना फिर वो रहेगा ना फिर ये रहेगा, ठीक है? और उसमें ज्यादा हैवी नहीं, बहुत सीमित पढ़ाया है मैंने, ठीक है? और ज्यादा क्वेश्चन जो है आपकी वो पीछे से ही ज्यादातर पूछ जाते हैं आपके, ठीक है? हम जानते हैं कि अब जो क्वेश्चन है वो यहां से आगे वाले ज्यादा पूछ जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज मौर्य वंश के प्रशासन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? जरा समझने का प्रयास करते हैं ये सब चक्कर क्या है। हेडिंग लिखो मौर्योत्तर काल, हेडिंग आप लिखोगे अब मौर्योत्तर काल, ठीक? देखो मौर्योत्तर काल का बेसिक मतलब क्या है, आपको आवाज वगैरह ठीक आ रही है? आवाज वगैरह ठीक आ रही है आपको? मौर्योत्तर काल का बेसिक मतलब क्या है? मौर्यों के बाद का काल। मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है सर? मौर्यों के बाद का काल। मतलब हम जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, फिर बिंदुसार आया, फिर अशोक आया, ठीक है? अशोक तक जो थे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए, जैसे आपका कुणाल आया, जालोल आया, और लास्ट में आपको जो बृहद्रथ आया, ठीक है? वहां तक आते आते अशोक के उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य थे, इसलिए अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत अयोग्य थे। इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से जो मगध है यानी कि मौर्य साम्राज्य है इस पे बाहरी लोगों की नजर पड़ने लग गई, ठीक है? हुआ क्या, अशोक के उत्तराधिकारी सब फिसड्डी साबित हुए। इस वजह से मौर्योत्तर काल में, मतलब अशोक के बाद के काल में, भारत के अंदर विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए, ठीक है? तो मौर्योत्तर काल को क्या समझना है आपको, तो हम एक तरह से पहले एक नक्शा बनाएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे हमें एक भारत का नक्शा बनाना है। भारत का नक्शा बनाने के लिए एक पॉइंट में ये रखूंगा, ये एक पॉइंट में रखूंगा भारत का नक्शा बनाने के लिए। 1 2 3 और ये 4 पॉइंट आपको इधर को रखने हैं, ठीक है? लगभग सभी बराबर दूरी पे, चौथा वाला थोड़ी ज्यादा दूरी पे, ठीक है? जितनी दूरी पे आपने ये वाला पॉइंट रखा है उतनी पे आप ये रख दो एक, जितनी भी ये है, जितनी भी ये रखा है उतने पे एक ये रख दो और इसका डबल कर दो, ठीक है? एक इन दोनों के बीच में, मतलब 4 पॉइंट ऐसे, 4 पॉइंट ऐसे आपने रख दी है। अब इन सभी पॉइंटों को हमें क्या करना है, हमें टोपियां पहना देनी है। इसको मैं कुछ इस तरह की टोपी पहनाऊंगा, ऐसे टोपी पहनाऊंगा इसको, ठीक है? इसे मैं कुछ इस तरह की टोपी पहना दूंगा, इसे मैं कुछ ऐसी टोपी बना दूंगा, इससे कुछ मैं ऐसी टोपी, इसको कुछ ऐसी टोपी, इससे कुछ ऐसी टोपी। इन सभी टोपियों को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा आपस में, ठीक है? ऐसे और थोड़ा अपना समझने के लायक अपना बन जाएगा, बाकी अपने को इसमें कुछ ज्यादा कलाकारी करनी नहीं है, ठीक है? देखो अब बात यह है मौर्योत्तर काल के अंदर क्या हुआ सर। मौर्योत्तर काल में जो मगध वाला एरिया था, यानी कि जो बिहार वाला एरिया था, ठीक है, ये कमजोर हो गया। अशोक के बाद के उत्तराधिकारी फिसड्डी साबित हुए। अब इसलिए बाहरी लोग की क्या पड़ी, इसमें नजर पड़ी, ठीक है, इस मगध साम्राज्य पे। अब मगध पे आक्रमण कहां से हो सकता है, देखो ये उत्तर में तो आपका हिमालय है, तो यहां से आक्रमण नहीं हो सकता है। इधर से भी नहीं हो सकता, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर से भी आक्रमण नहीं हो सकता, ये क्या आपका बे, इधर आपका अरब सागर है। तो भाई आक्रमण होने का रास्ता एक ही बचा, वो कौन सा बचा आपका, ये वाला उत्तर पश्चिम वाला एरिया, ठीक है? तो जो मौर्य लोग हैं
इनके पतन का एक कारण यह भी रहा कि इन्होंने जो उत्तर पथ वाला मार्ग था ना, ये इस मार्ग की इन्होंने अनदेखी करी। मतलब यहां पे इन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करी। अगर यहाँ ये दीवार वगैरह लगाते या फिर सुरक्षा की नीति यहाँ पे अपनाते तो हो सकता था यहाँ पे विदेशी आक्रमण नहीं होते, क्योंकि बाहर और जगह से तो यहाँ पे आक्रमण होने वाले थे। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल, मौर्य के पतन का एक कारण क्या हुए? उत्तर पथ की अनदेखी। अब देखो फिलहाल जो भी था यहाँ पे अनदेखी हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए। विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए। सर कहां से शुरू हुए? ये उत्तर पश्चिम से। ठीक है, ये आपके हुए विदेशी आक्रमण। लिखते चलो, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण याद रखना, जितना मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कम से कम आपको इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम एक प्रश्न आपको मिलेगा देखने को, जितना मैं आपको आज पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब जनाब जब विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए तो इन लोगों ने पश्चिम वाले एरिया में, जो भारत का पश्चिम वाला एरिया था, ये वाला एरिया, इस वाले क्षेत्र में इन लोगों ने अपने राज्य स्थापित किए। तो भारत के पश्चिम में जो राज्य स्थापित हुए, यानी कि बेसिकली कहां वाला आपका जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, कौन सा वाला एरिया पे? ये पश्चिम वाला एरिया। तो आपका जो ये वाला एरिया था ना, ये वाला यहां से लेकर के और यहां तक का, इस वाले एरिया में जो राज्य स्थापित हुए इनको हमने कहा विदेशी राज्य। ये विदेश वाले यहां आए, इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, इनको हमने कहा विदेशी राज्य। विदेशी राज्य। ठीक है, उस टाइम पे तो ये पाकिस्तान भी अपने अंदर में हुआ, अपना ही हुआ पाकिस्तान उस टाइम पे। ठीक है, अफगानिस्तान भी हमारा ही था। तो ये पूरे एरिया में विदेशी राज्य स्थापित हो गए। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, यहां मौर्य वंश तो समाप्त हो गया, मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो यहां पे जो मौर्य वंश के बाद कुछ लोगों ने अपने वंश यहां पे चलाए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम यहां पे क्या, ये देशी राज्य हुए। इधर विदेशी राज्य हुए, और जो ये वाला एरिया हमारा बचा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, बेसिकली यहां बची, यहां कौन से राज्य? यहां पे ये राज्य है आपके देशी राज्य, या जहां पे देशी राज्य। आपको बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। अब बात समझो, यहां पे जो विदेशी राज्य हुए इनमें कौन कौन से हुए? विदेशी राज्यों में यहां पे 4 प्रमुख राज्य हुए। देखो सबसे पहले जो आक्रमण किया, मैं उसी क्रम में लिख रहा हूं, सबसे पहले जो आक्रमण किया यहां पे वो किया हिंद यवनों ने, एंडो ग्रीक। हिंद यवनों ने आक्रमण किया, यहां पे हिंद यवनों ने आक्रमण किया। सबसे पहले मौर्योत्तर काल में अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बेकार आए, किसने? यहां पे हिंद यवनों ने आक्रमण किया। ठीक है, हिंद यवनों में एक राजा आपको पढ़ना है। यहां पे हिंद यवनों में सबसे मेन जो राजा हुआ उसका नाम हुआ क्या? मिनांडर। उसका नाम क्या हुआ? मिनांडर। देखो फालतू नहीं पढ़ना है कुछ भी, पढ़ाने को तो खाली हिंदी वालों को भी 3 क्लास पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी दरकार नहीं है। ठीक है, देखो तो यहां कौन? यहाँ पे मिनांडर। मिनांडर आपको यहां पढ़ना है। ठीक है, विदेशी जब आक्रमण है तो उसमें पहला कौन? यहाँ पे पहला आक्रमण किसने किया? हिंदी यवनों ने, यानी कि मिनांडर। ठीक है, सेकेंड आक्रमण हिंदी यवनों के बाद जो दूसरे यहां पे आए वो आए आपके शक। तक। ठीक है, चलो कैमरा चेक कर ले, कैमरा ठीक है ना? ठीक है, जो शक हैं इन शकों को सीथियन भी कहा जाता है। इन सब क्या कहते हैं बे? इनको सीथियन भी कहते हैं, शकों को सीथियन भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे प्रमुख राजा हुआ उसका नाम हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन इसमें प्रमुख राजा हुआ जिसने आक्रमण किया। ठीक है, जो लोग यहां पर आए। तीसरा भी हिंद शक, शकों की बात यहां पर आए आपके पल्लव। पल्लव आए। ठीक है, पल्लव में सबसे मेन जो राजा हुआ उसका नाम हुआ गोंडो फर्निडीज। गोंडो फर्निडीज। ठीक है, गोंडो फर्निडीज, फर्निडीज, गोंडो फर्निडीज सबसे मेन राजा हुआ, उसका नाम हुआ गोंडो फर्निडीज, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और विदेशी आक्रमण में जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें चौथा आक्रमण जो सबसे मेन हुआ वो आक्रमण का बे कुषाणों का। किसका हुआ? कुषाणों का आक्रमण हुआ। ठीक हो गया है, कुषाणों आक्रमण किसका? बे कुषाणों का आक्रमण हुआ। और कुषाणों में सबसे मेन जो आदमी हुआ इसका नाम हुआ क्या? कनिष्क। इसका नाम क्या? बे कनिष्क हुआ। ठीक है, तो मौर्योत्तर में विदेशी राज्यों में 4 तो हमको ये पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो यहां बिहार में जो मगध वाला एरिया था, यहां पहले कौन थे? यहां पहले थे मौर्य। ठीक है, तो मौर्यों को हरा दिया। मौर्यों का अंतिम राजा कौन हुआ? अशोक का जो उत्तराधिकारी अंतिम हुआ उसका नाम हुआ बृहद्रथ। उसका नाम क्या? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या किसने करी?
पुष्यमित्र शुंग ने करी और यहां पे उसने अपना राज्य बसाया, एक नया वंश बसाया, उसे कहते हैं हम शुंग वंश। यानी कि देशी या राज्यों में आपको पहला क्या पढ़ना है इसमें, शुंग वंश। क्या पढ़ना आपका बे, शुंग वंश आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है सर। शुंग वंश में क्या पढ़ना आपका बे, एक ही नाम, नाम किसका, पुष्यमित्र शुंग। आप देखो इसका नाम हुआ पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम उसका बे, पुष्यमित्र शुंग हुआ। अब देखें पुष्यमित्र शुंग के बाद जो यहां पे दूसरा राज्य स्थापित हुआ, दूसरा राज्य यहां पे स्थापित हुआ इसके बाद, ठीक है, उसका नाम हुआ कर्ण वंश, कण्व वंश, कण्व वंश इसका नाम हुआ, ठीक है। यहां ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसका संस्थापक हुआ, उसका नाम वसुदेव, वसुदेव, बस मैं खाली नाम संस्थापक बताऊंगा, आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा यहां पर आपको जो पढ़ना है सबसे मेन आदमी पे, वो है आपका सातवाहन। कौन हुए, सातवाहन वंश, ठीक है, ठीक है। सातवाहन वंश में जो आपको सबसे मेन राजा पढ़ना पड़ेगा, सातवाहन वंश की स्थापना शिमुख ने करी थी, लेकिन इसमें सबसे मेन राजा आप पढ़ोगे बे, वो आप पढ़ोगे गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या आप पढ़ोगे यहां पे, गौतमी पुत्र सतकर्णी आप पढ़ोगे, सतकर्णी। सुनिए इसमें चल रहा है? दे दे, यहां दे दे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। हाँ लैपटॉप में ही कह रहा हूं, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गया। अब देखो, तो मुझे मौर्योत्तर काल में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, 4 विदेशी जो वंश स्थापित हुए और 3 हमारे देशी हुए, ठीक है। अब मैं एक एक करके पढ़ता हूं। पहले आप हेडिंग लिखो हिंद यवन, यहां तक सबको समझ आ गया है, एक बार रिकॉल करा देता हूं। देखिए यहां पे मौर्योत्तर में जो अशोक के उत्तराधिकारी है वो सब फिसड्डी आए, इसलिए उन्होंने उत्तर पथ की अनदेखी करी और यहां विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए, ठीक है। सबसे पहला हिंदी यवनों में मिनांडर, हम जिसको पढ़ेंगे, शकों में रुद्रदामन, हम यहाँ पे पल्लव में गोंडो फर्नडी, कुषाणों में हम पढ़ेंगे कनिष्क को, ठीक है। देशी राज्यों में यहाँ पे हम पढ़ेंगे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश, वसुदेव और सातवाहन गौतमीपुत्र सतकर्णी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, तो हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लो हिंद यवन, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग आपको क्या लिखना है आपका बे, आपको लिख लेनी है फटाफट से हिंद यवन, आपको लिख लेना है, लिख लो हिंद यवन, हिंद यवन आपको लिख लेना है, लिख लो हिंद यवन। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो चलो देखो, जब मैं हिंद यवनों की बात करूंगा, हिंद यवनों की बात करूंगा, यवनों की बात करूंगा, फालतू बहुत ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो मेन आदमी में मुझे इसमें कौन पढ़ना, बे, मीनांडर। मेन आदमी कौन पढ़ना मुझे, बे, मुझे पढ़ना है मीनांडर, ठीक है। लेकिन मीनांडर से पहले आप एक दो बात याद रखना बे, हिंद यवन जो एंडो ग्रीक है, इनका पूरा का पूरा इतिहास जो है, इनका इतिहास, इनका जो पूरा का पूरा इतिहास है वो सिक्कों पर आधारित है। किस पे है सर, सिक्कों पर आधारित है। सिक्कों से हमें पता चलता है कि हिंद यवन कौन थे, कहां से आई, ये सब चीजें यहाँ पे सिक्कों से पता चलती हैं। दूसरी बात है आपसे पूछेगा निम्न में से किनके बारे में हमें केवल सिक्कों से जानकारी मिलती है, तो किसके बारे में, हिंद यवन के बारे में केवल सिक्कों से जानकारी मिलती है। दूसरी बात देखो याद रखना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, ठीक है। सर्वप्रथम इसका बे सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी वीडियो रुक रही है, सब क्लियर है, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। वीडियो रुक रही है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक, अंतिम अभी ठीक चल रहा है बेटा, वीडियो रुक रही है अभी या ठीक है, चलो ठीक, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होगा बे, सर्वप्रथम सर कौन से, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत सवाल, ठीक है ना। चलो सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, याद ध्यान रखना। अब देखो हिंद यवनों में हमें सबसे मेन आदमी जिसका नाम हमें पढ़ना है, उसका नाम है क्या, मीनांडर। मीनांडर हमें पढ़ना है, मीनांडर, ठीक हो गया है। बाकी आपसे कुछ पूछेगा नहीं, चिंता करने का नहीं, ठीक है ना, मीनांडर, ठीक है। अब देखो जो मीनांडर है इसके बारे में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, मीनांडर के बारे में आपका बे 2 बातें ध्यान रखनी बस। कितनी बातें सर, 2 बातें।
मीनांडर के बारे में आपको केवल दो बात ध्यान रखना बे। पहली बात, ठीक है, एक आदमी है नागसेन, नागसेन, एक आदमी कौन है, नागसेन, ठीक है। इस नागसेन ने एक बुक लिखी है, इस नागसेन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। इसका नाम क्या है सर, मिलिंद, मिलिंद पन्नो, ठीक है। इसका नाम क्या बे, मिलिंद पन्नो इसका नाम है, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है, पन्नो का मतलब प्रश्न से यहां पे है, पन्नो का मतलब प्रश्न है, मिलिंद पन्नो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। याद रखना इस पुस्तक में जो नागसेन है ये मीनांडर से क्या करता है, प्रश्न पूछता है। आप यहां पे लिख सकते हैं इस पुस्तक में, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में नागसेन, नागसेन, नागसेन के रबे नागसेन मीनांडर, ऐसा आप लिखो। इस पुस्तक में नागसेन मीनांडर से प्रश्न पूछता है, नागसेन मीनांडर, मीनांडर से देखो से प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है। या पेपर में कभी ऐसा भी पूछ लेता बे, ठीक है, कि नागसेन और मीनांडर का संवाद किस पुस्तक में है, तो किसमें है वो, मिलिंद पन्नो में है। नागसेन और किसका बे, नागसेन और मीनांडर का संवाद किसमें है, मिलिंद पन्नो में। याद रखना कभी पूछ लेगा मिलिंद पन्नो जो किसको समर्पित है, तो वो मीनांडर को समर्पित है, ठीक है। इतनी बात आप पे ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरा देखना बे, मीनांडर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, मीनांडर, मीनांडर का लिख लो एक अभिलेख, मीनांडर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, मीनांडर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस अभिलेख को हम बोलते हैं रेह अभिलेख, क्या कहते हैं इसको, रेह अभिलेख, बस इतना लिखो, रेह अभिलेख। मीनांडर से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, कौन सा बे, रेह अभिलेख। सर ये अभिलेख कहां है, कौशांबी में। सर ये अभिलेख कहां है, कौशांबी में। सर कौशांबी कहां पड़ता है, यूपी में, ठीक है, कौशांबी में, कौशांबी में यह अभिलेख पड़ता है, ठीक है। तो रेह अभिलेख का संबंध किससे है सर, मीनांडर से है। रेह अभिलेख कहां है, कौशांबी के अंदर, यह भी आप यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक। चलो इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना बे, एक बात आपको और याद बे, जो मीनांडर है ना, इसी में नीचे लिख लो मीनांडर, ठीक है। मीनांडर के सिक्के, मीनांडर के सिक्के, ठीक है, हमें मथुरा से प्राप्त हुए, मथुरा से। मीनांडर के जो सिक्के हैं वो हमें मथुरा से प्राप्त हुए। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, सर मीनांडर के सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, मथुरा से हमें इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्या आपको मीनांडर के बारे में बातें आपको समझ में आ गई हैं, मीनांडर के बारे में बात आपको समझ में आ गई है, मेरे हिसाब से तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए है। चलो अब बस हो गया, हिंदी और इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। इनका इतिहास में सिक्कों से मिलता है, सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने चलाए हैं। प्रमुख शासक कौन है, मीनांडर। नागसेन और नागसेन ने पुस्तक लिखी मिलिंद पन्नो, इसमें नागसेन मीनांडर से प्रश्न पूछता है, मिलिंद पन्नो मीनांडर को समर्पित है। मीनांडर का अभिलेख कौन सा है, रेह अभिलेख, कहां है, कौशांबी में। मीनांडर के जो सिक्के हैं वो हमें मथुरा से हमें प्राप्त होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब चलो, अब हिंद यवनों के बाद किसने आक्रमण किया यहाँ पे, हिंद यवनों के बाद यहां आक्रमण किसने किया था, अभी तो पढ़ाया था, किसने, शकों ने, ठीक है। तो कॉपी के बीच में लिखो आप शक वंश, ठीक है। कॉपी के बीच में आप लिखो शक वंश, कॉपी के बीच में आपको लिखना, फटाफट से लिखो शक वंश, ठीक है। चलो लिखो, आप यहां पे लिखो शक वंश। देखो शक वंश की जब मैं बात करता हूं तो शक वंश में केवल एक ही नाम आपको पढ़ना है, उस व्यक्ति का नाम है रुद्रदामन। उस व्यक्ति का नाम क्या है, रुद्रदामन आपको पढ़ना है, ठीक है। लिख लो रुद्रदामन, रुद्रदामन, ठीक है। देखो पूछा तो प्रश्न जितना पढ़ाऊंगा केवल हिंदी पूछाएगा, किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना हो, लग रहा हो कि कम है, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, वहां आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा पहले इतना ही पढ़ना, पहले इतना ही पढ़ना, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के ही आपको सब चीजें कराई जाती हैं, ठीक है। तो रुद्रदामन आपको ये पढ़ लेना है। देखा बे, रुद्रदामन के बारे में क्या पढ़ना है, केवल दो बातें। रुद्रदामन के बारे में सर यहाँ पे केवल दो बातें, केवल दो बातें पढ़नी है। पहली बात में जो रुद्रदामन है ये कार्दमक, लिख लो कार्दमक वंश का ये था। रुद्रदामन जो था ये कार्दमक वंश का था, सर्किश वंश का, कार्दमक वंश का, ठीक है। एक बात आप ये ध्यान रख लेना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें रुद्रदामन के बारे में हम पढ़नी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें पढ़नी होती है, वह हमें पढ़ना होता है रुद्रदामन का अभिलेख।
इसका अभिलेख, याद रखना रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो हमें प्राप्त होता है कहां से सर? जूनागढ़ से। कहां से आपने? जूनागढ़ से हमें यह अभिलेख प्राप्त होता है। कहां से हमका बे? जूनागढ़ से यह अभिलेख में प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक हो गया? चलो, अब जो जूनागढ़ अभिलेख है ये हमें क्या बता रहा है, इसके बारे में हमें कुछ चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। पहली बात देखो, यहाँ पे एक बात समझना, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है बे? संस्कृत भाषा का ही, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है, पहली बात। ठीक है? दूसरा, इसकी शैली देखो, इसकी शैली चंपू शैली बताई गई है। चंपू शैली, चंपू शैली सर, चंपू शैली क्या होती है? ऐसी शैली जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। ऐसी शैली जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसे हम कहते हैं चंपू शैली। ठीक है? तो चंपू शैली का अभिलेख है, आपको एक बात ये भी ध्यान रख लेनी है। और चंपू शैली का ये पहला भी ध्यान रख लेनी है। ठीक, चलो अब देखो जरा पे, सर हमें ये जूनागढ़ अभिलेख हमें जानकारी क्या दे रहा है, याद रखना इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी देता है। तीन बातें आपको लिखनी यहां पे। ठीक है? इस अभिलेख में, इस अभिलेख के अंदर, ठीक है, अच्छा आपको मुझे ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है ये गुजरात के जूनागढ़ में है। कोई आपसे पूछे जूनागढ़ कहां है सर? गुजरात में। ये गुजरात में है। जूनागढ़ कहां है सर? गुजरात में है। ये भी आप यहां पे ध्यान रखा। ठीक है? गुजरात में सर कहा एक पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी, गिरनार, गुजरात के गिरनार में है। जूनागढ़ अभिलेख कहां है सर? संस्कृत भाषा का है, गुजरात के गिरनार में है। देखो, जूनागढ़ अभिलेख में 4 राजाओं के नाम आते हैं। इसमें यहां लिखो आप शासक, इसमें 4 शासकों के नाम आते हैं। दूसरी बात, इन 4 शासकों के 4 जो राज्यपाल हुए, इन चारों के 4 जो राज्यपाल हुए, राज्यपाल इनके नाम आते हैं। इन राज्यपालों को प्रांतपाल भी कहते हैं। प्रांतपाल, राज्यपाल या प्रांतपालों के नाम आते हैं। ठीक है? और इन प्रांतपालों ने अपने अपने राज्य में क्या कार्य किए, इनको भी हम देख लेंगे। ठीक होगा? ठीक है? चलो अब देखो, इस जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। सर किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें सबसे पहला नाम आता है। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उस चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था। एक राज्यपाल था। कहां सर? यही गिरनार में। ठीक है? मतलब जूनागढ़ में, यही गिरनार में। ठीक है? इसका एक राज्यपाल था, उसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वैश्य। इंपॉर्टेंट यहां मतलब। ठीक है? देखो, ये भी गुप्त आ रहा है, चंद्रगुप्त, ये भी आपका है गुप्त, है ना? तो भाई याद रखना, भाई ये चंद्रगुप्त है, ये कौन सा गुप्त आपका? भाई पुष्यगुप्त है। ये चंद्र है, ये चंद्र है, ये पुष्य है। ठीक है? ये चंद्र है मतलब चांद, यह पुष्प, ये फूल वाला है। ठीक है? तो आपको थोड़ा ऐसे रिलेट कर लेना है ताकि कंफ्यूज ना हो कि आगे कौन किसका राज्यपाल है। ठीक है? मैं नीचे भी और भी लिखाऊंगा ना। अब देखो, इसने क्या किया, इसने ये गिरनार में, इस गिरनार में यहां पे इसने एक झील बनाई, उसका नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन लिख लो, सुदर्शन, सुदर्शन झील का इसने क्या किया? निर्माण किया। सुदर्शन झील का सर किसने क्या निर्माण किया? क्या आपको पसंद आ रही है? चलो एक बात इधर रख दें। दूसरी बात, चंद्रगुप्त के बाद यहां पे जो दूसरा नाम आता है, मौर्य वंश का एक राजा है, वह है अशोक। याद रखना, मौर्य वंश के 2 राजाओं का नाम यहां पे आता है, एक चंद्रगुप्त का, दूसरा अशोक का। मौर्य वंश के 2 राजाओं के नाम। लेकिन अब चंद्रगुप्त के बाद तो फिर आपका बिंदुसार आया, फिर आपका अशोक आया। ठीक है? तो तब तक आपका यहां ये जो गवर्नर था ये भी चेंज हो गया। तो अशोक का यहां पे जो गवर्नर था उसका नाम हुआ तुशास्क। उसका नाम क्या हुआ? रट लेना, इसका नाम हुआ तुशास्क। इसका नाम क्या है? इसका नाम हुआ तुशास्क। ऊपर का मुझे पता है ना, ये पुष्यगुप्त वैश्य है, ये कौन है? तुशास्क है, ये तुशास्क। ठीक है? ठीक है? देखो, अशोक क्या था? अशोक ऐसा शासक था जिसके सामने किसी की नहीं चलती थी। भाई अशोक के सामने किसी की थोड़ी नहीं चलती थी। ठीक है? अशोक सबसे महान था। सब अशोक से कहते भाई तू ही शासक है, तू शासक है, भाई तू ही है शासक। शासक कौन है? तू ही शासक है। तो याद रखना, तू शासक बोले तो तू ही शासक है। कौन है? अशोक।
ऐसा आप याद रखना, ठीक है। इसने इसका अशोकता कौन हुआ? तुषाश्क हुआ। अब देखो जो ये तुषाश्क है इसने सर क्या काम किया? इसने ये जो सुदर्शन झील थी ना, ये जब ये बाद में थोड़ा खराब हो गई थी, टूट गई थी, तो इसका इसने पुनर्निर्माण किया। लिखो सुदर्शन, सुदर्शन झील का इसने क्या किया? पुनर्निर्माण। लिख लो पुनर्निर्माण किया इसने, सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण किया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया। अब दूसरी बात, एक तो इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया और दूसरी बात इसने क्या किया? अभी इसने इस झील से, इसमें पानी है तो इस झील से इसने क्या करी? नहरें निकाली, नहरें बनवाई इसने, ठीक है। लिखना आप लिखो, इसने क्या किया? अभी नहरें निकलवाई। लिख लो इसने अभी इसने नहरें बनवाई, नहरें बनवाई। देखो एक्चुअल में आप ये भी कह सकते हो, देखो पुनर्निर्माण का मतलब इसने क्या करा? नहरें बनवाई। इस झील को तोड़ ताड़ के इसने क्या किया? नहरें निकाली। तो ये पुनर्निर्माण हो गया। एक पहले बना हुआ था, अब उसका उसने पुनर्निर्माण कर दिया। ये क्या निकाल दी? नहरें निकाल दी। दोबारा निर्माण करना पड़ा नहर निकालने के लिए, तो दोबारा उसको तोड़फोड़ करनी पड़ी। तो किसने किया? ये तुषाश्क ने, ठीक है। तो तुषाश्क ने क्या कर दिया? तुड़वा दिया। तुषाश्क ने क्या कर दिया? तुड़वा दिया। क्या तुड़वा दिया? झील को तुड़वा दिया और नहरें निकलवा दी। तुषाश्क ने क्या किया? झील तुड़वा दिया और उसकी नहरें निकलवा दी। कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत सी बात, ठीक। अब देखो तीसरा आ जाओ आप। अब तीसरा इसमें जो नाम आता है ना, वो आता है रुद्रदामन का। इसी का तो अभिलेख है ये। तीसरा नाम आता है रुद्रदामन का, रुद्रदामन का। देखो रुद्रदामन कौन है? ये शक वंश का हुआ। ये दो कौन थे? मौर्य वंश के हुए। ये किस वंश का है? शक वंश का, ठीक है। देखो पे इसका जो यहां पे प्रांतपाल था, राज्यपाल था, उसका नाम था पर्णदत्त। इसका सर नाम क्या था? सॉरी, इसका नाम है सुविशाक्ष। सुविशाक्ष ऐसे लिखो, सुवी ऐसे लिखो, सुविशाक्ष, सुविशाक्ष, ठीक है। इसका नाम क्या है? सुविशाक्ष, ठीक है। देखो पे ये किसका है? रुद्रदामन का। नाम क्या है? सुविशाक्ष। दो तो मुझे ऊपर के पता है, इसको याद रखना, सुविशाक्ष, ठीक है। सुविशाक्ष, क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सी बात है। देखो रुद्र का मतलब पता है क्या होता है? देखो रुद्र का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना ये बहुत ही रफ है। रफ यानी कि रुद्र मतलब जो चिकना नहीं होता है, सूखा होता है। सूखे को बोलते हैं रुक्ष या फिर रुद्र। अगर आप ऐसा कनेक्ट कर पाओ तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो रुक्ष यानी कि क्या? सूखा। तो ये क्या आपका? सुविशाक, सुविशाक है ये, सूखा है ये, ऐसा कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सर इसने क्या काम किया? कोई विशेष काम किया इसने? अभी इसने क्या किया? इस सुदर्शन झील, एक्चुअली क्या होता है देखो, जब झील कब बनती है? जब झील में, नदी में जब पानी आता है, पानी में हम क्या करते हैं? दीवार लगा के, नदी में दीवार लगा के हम रोक देते हैं। तो इसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? झील कह देते हैं। हालांकि झील नेचुरल भी हो सकती है, नेचुरल झील जैसे उत्तराखंड के अंदर हिमानी झीलें नेचुरल झीलें होती हैं, लेकिन पानी वाली झीलें भी ऐसी हो सकती हैं। अब देखो क्या समझा आपने, होता क्या है ना, जब पानी ज्यादा हो जाता है, चाहे नेचुरल झील का कैसे भी हो, पानी जब ज्यादा हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमने दीवार लगा रखी, सपोज दीवार लगा रखी हमने यहाँ पे, और वैसे भी ये तो आपकी मानव निर्मित थी, क्योंकि ये तो बनाई गई थी ना, ये आर्टिफिशियल झील तो है नहीं, दीवार लगा के बनाई गई है। तो ये जब बनाई गई झील थी तो इसमें पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो सारा पानी का प्रेशर कहां पड़ेगा? पड़ेगा दीवार पे, तो दीवार टूट सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं? इस दीवार के पीछे एक और दीवार लगा देते हैं, ताकि पानी का सारा लोड इस पे ना पड़े। अब केवल इतने पानी का लोड इस पे पड़ेगा, बाकी पानी का लोड इस पे पड़ेगा, तो इस पे लोड क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो जब झील के अंदर हम एक दीवार बना के क्या करते हैं? थोड़े पानी को उसके पीछे रोक देते हैं, इसे कहते हैं बांध, इसे कहते हैं बांध। हालांकि ये पूरा भी अपने आप में एक बांध है, बांध के अंदर बांध हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? ये पूरी एक झील है, झील के अंदर इसने क्या कर दिया? एक बांध बना दिया। तो आप ध्यान रखना भी, तो जो सुविशाक है रुद्रदामन का, इसने क्या किया सर? इसने क्या किया? सुदर्शन झील में इसने सुदर्शन झील में इसने क्या किया सर? बांध बनाया। क्या बनाया इसने? आपने बांध। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए है, ठीक। अब देखो रुद्रदामन कौन सा वंश का है? शक वंश का, शकों के बाद, ठीक है। देखो ये मौर्योत्तर चल रहा है, मौर्योत्तर के बाद कौन आएंगे? गुप्त आएंगे। अब इसका गुप्त आएंगे, तो गुप्तों में एक सबसे महान राजा आएगा, उसे बोलेंगे हम स्कंदगुप्त। क्या बोलेंगे उसका? स्कंदगुप्त। तो इसमें चौथा जो नाम आता है ना, वो आता है स्कंदगुप्त का। इस जूनागढ़ अभिलेख में लिखो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का इसमें क्या आता है? नाम आता है, ठीक है। दिखा ये जो स्कंदगुप्त है ना,
इसका क्या हुआ, इसका एक राज्यपाल हुआ, यहाँ पे प्रांतपाल हुआ, इसका नाम था पर्णदत्त। पर्णदत्त। देखो अब मुझे ऊपर के 3 याद हो गए तो मुझे इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो स्कंदगुप्त यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या पे ये आपका पर्णदत्त, ठीक है। देखो कंद, कंद वैसे जानते हो आपका जो हम खाने वाला भाग होता है, हम फलों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंद, ये पर्ण, पत्ता, पत्ता भी खाने वाला भाग होता है, कंद भी खाने वाला भाग होता है आलू का, ठीक है। तो हम ये भी हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो पर्णदत्त, अभी पर्णदत्त ने क्या किया, इसने सुदर्शन झील बनाई थी, मतलब बांध बनाया था इसके ऊपर, इसने बांध का पुनर्निर्माण, इसलिए क्या बांध का क्या पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण किया, निर्माण, बांध का इसने क्या किया सर, पुनर्निर्माण किया। आपको दिख रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बांध का क्या किया इसने यहाँ पे पुनर्निर्माण किया। दिख रहा आपको, नीचे लिख रखा मैंने, दिख रहा आपको, चलो दिख रहा होगा इसमें लिखा यहाँ पे, ठीक है। बात तो इसने क्या पुनर्निर्माण किया। अब एक बात जरा बे और समझो सर, क्या आपको समझनी है। पर्णदत्त के बाद पर्णदत्त का जो बेटा हुआ, पर्णदत्त का जो पुत्र हुआ, पर्णदत्त का जो पुत्र हुआ, इसका नाम हुआ चक्रपालित, चक्रपालित इसका नाम हुआ। तो पर्णदत्त के बाद क्या हुआ, चक्रपालित जो है वो स्कंदगुप्त का राज्यपाल बना, यहां पे प्रांतपाल बना, ठीक है। और इस चक्रपालित ने एक काम किया, आपको याद रखना भाई, इस चक्रपालित ने सर क्या काम किया, ये जो सुदर्शन झील थी इसके बगल में इसने एक विष्णु की मूर्ति स्थापित करी, या विष्णु का मंदिर बनाया। लिख लो, विष्णु का मंदिर बनाया, विष्णु का मंदिर बनाया, बस खत्म, ठीक है, ठीक है। विष्णु का क्या किया इसने यहाँ पे मंदिर बनाया, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, रुद्र दामन सबको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको पल्ले पड़ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो रुद्र दामन के बारे में क्या पढ़ा बे, सबसे पहले विदेशी राज्यों में कौन आए थे, हिंदी यवन, हिंदी यवन हमने क्या पढ़ा बे, मीनांडर, मीनांडर में नागसेन, बाकी बातें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा शकवंश, शकवंश में कौन सा हमने पढ़ा बे, रुद्रदामन, रुद्रदामन में हमने 2 चीजें, पहला सर क्या बे, ये कार्दमक वंश का था, दूसरा इसके अभिलेख मिला, कहां से, जूनागढ़ से, संस्कृत भाषा का है, चंपू शैली का, गिरनार गुजरात में है। इस जो अभिलेख में क्या क्या बातें थी वो मैंने आपको यहां पे बता दी है। अब हम थोड़ी सी इसमें आगे बात करते हैं। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, अच्छा ठीक है। भावना की हमेशा की ऑलवेज एक समस्या, भावना तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे होएगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, बड़ा लिखते हैं। कोशिश तो मैं हमेशा ही करता हूं, लेकिन फिर लास्ट में फिर मैं वहीं पहुंच जाता हूं, चलो बड़ा, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, कोशिश करता हूं मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है ना। अब लिखो आप यहाँ पे, अब आपको लिखना है क्या सर, ठीक है। तो शकों के बाद कौन लोग आए यहाँ पे, शकों के बाद पल्लव आए, ठीक है। अब आप लिखो पल्लव, अब आप लिखो पल्लव, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे पल्लव, ठीक हो गया। चलो देखो बे, पल्लवों में क्या करना आपका बे, केवल आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात देखो, पल्लवों में आपको क्या बे, यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, इन पल्लवों का लिखो यहाँ पे संस्थापक, ठीक है, लिखो संस्थापक, भावना आप ठीक है। इन हम पल्लव का हम क्या संस्थापक हम देख लेते हैं। देखो संस्थापक में इसका जो संस्थापक था भारत के अंदर, ठीक है, भारत में पल्लवों का जो संस्थापक था उसका नाम लिखो मिथेडेटस, इसका नाम था मिथेडेटस, ये एक नाम याद रखना आपका पे, मिथेडेटस। कौन है ये, मिथेडेटस है, जिसका नाम आपको याद रखना है, ठीक। चलो अब दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है आप दूसरी बात क्या सर, इस पल्लव वंश का जो सबसे प्रमुख राजा हुआ उसका नाम हुआ गोंडो फर्नांडीज, गोंडो, ठीक है। आपका ऐसा आप लिखो, ठीक है, लिखो गोंडो फर्नांडीज, अभी मैंने आपको लिखाया था गोंडो फर्नांडीज, भावना आपको दिख रहा है गोंडो फर्नांडीज, ठीक है, गोंडो फर्नांडीज, ये इसका प्रमुख राजा है। बस याद रखना पे, गोंडो फर्नांडीज जो था वो पल्लव वंश का राजा था, एक बात ये। और दूसरी बात, इस गोंडो फर्नांडीज का हमें एक अभिलेख मिलता है, बस और कुछ नहीं, हमें एक इसमें अभिलेख मिलता है गोंडो फर्नांडीज वंश का, ठीक है। इसका हमें एक अभिलेख मिलता है, जिस अभिलेख को हम बोलते हैं तख्ते बही अभिलेख। क्या बोलते हैं सर, याद रखना बहुत, ठीक है, लिखो तख्ते बही,
तख्ते बही अभिलेख। कौन सा अभिलेख है सर? तख्ते बही अभिलेख मिलता है, और यह अभिलेख वर्तमान में कहां है सर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये वर्तमान में यह अभिलेख है, हम तख्ते बही अभिलेख। ठीक हो गया है। पल्लव वंश के बारे में क्या पढ़ा था? दो बातें, जिनमें से एक बता दी है। संस्थापक कौन था? मिथेडेटस। संस्थापक कौन था इसका? मिथेडेटस। इसका प्रमुख कौन था? गोंडोफर्नडीस था। इसका अभिलेख कौन सा है? तख्ते बही इसका अभिलेख है, तख्ते बही, जो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। दूसरी बात, पल्लव वंश की लिख लो राजधानी। पल्लव की लिख लो राजधानी। भारत में पल्लवों की राजधानी अभी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला इनकी राजधानी थी। किसकी राजधानी? अभी पल्लवों की राजधानी क्या थी? अभी तक्षशिला इनकी राजधानी थी। बस इतना ही आपको यहाँ पे पल्लवों के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो, पल्लवों के बाद जो आए वो कौन आए? चौथे कौन आए? पल्लव का बे कुषाण। पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण। हेडिंग लिखो कुषाण। ठीक है। मिथेडेटस था संस्थापक इसका, और प्रमुख कौन था यहाँ पे? प्रमुख कौन था? गोंडोफर्नडीस। प्रमुख कौन था? गोंडोफर्नडीस। ठीक है। अब देखो अगले शब्द देखो कौन सा? कुषाण। बस आखिरी है, ये विदेशी राज्य में आखिरी है, कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में हम पे कुछ बातें करते हैं। देखो कुषाण वंश में सबसे मेन जो राजा हमको पढ़ना है, कुषाणों में सबसे मेन राजा। ठीक है। कुषाणों में यहाँ पे सबसे मेन जो हमें राजा पढ़ना है। ठीक हो गया है। चलो पहली बात तो लिख लो कुषाणों का संस्थापक लिख लो। अच्छा आप इसका लिख लो संस्थापक, इसका लिख लो संस्थापक। कुषाणों का जो संस्थापक रहा है उसका नाम है कुजुल कैडफिसेस। इसका नाम क्या है? कुजुल कैडफिसेस। ठीक है, लिखो कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस। याद रखना, ये जो भावना कुजुल कैडफिसेस है ना, ये कुजुल कैडफिसेस इसने कुषाण वंश की स्थापना भारत में नहीं करी है। कहां करी? विश्व स्तर पे, यूनान के अंदर। ठीक है। तो विश्व स्तर पे कुषाण वंश की स्थापना किसने करी? कुजुल कैडफिसेस ने। तो जरा हम ये भी देख लेते हैं सर ये किस स्तर पे हुई? विश्व में, विश्व स्तर पे। ठीक है। लेकिन भारत में इसका संस्थापक, भारत में कुषाण वंश को किसने बचा पे? उसका नाम हुआ बिम कैडफिसेस। उसका नाम क्या हुआ सर? बिम। लिखो बिम कैडफिसेस। कैडफिसेस, बिम कैडफिसेस। तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? ये वाला। भारत में इसका संस्थापक कौन है? बिम कैडफिसेस भारत में इसका संस्थापक है। ये बात आप यहां पे ध्यान रख लेना। अब देखो समझो बात। यहां पे कुषाणों का सबसे प्रमुख जो राजा हुआ, बिम कैडफिसेस ने इसकी स्थापना करी, और सबसे जो मेन राजा हुआ उसका नाम क्या हुआ? कनिष्क। उसका नाम क्या है? कनिष्क। ठीक है। तो कनिष्क के बारे में अपना कुछ बात आपको पढ़ लेनी है। सबसे पहले याद रखना कनिष्क का लिखो राज्याभिषेक। कल लिखा लिखो राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 78 एडी में। कब? 78 एडी में हुआ। ये आप यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक है। 78 में सर किसके हिसाब से? सर शक संवत के हिसाब से। शक संवत के हिसाब से ये है। ठीक है। आपको ये सब ध्यान नहीं रखना, शक संवत ये सब कुछ नहीं। 78 एडी बस नॉर्मल याद रखो। 78 एडी में क्या हुआ? इसका क्या इसकी राज्याभिषेक हुआ। हालांकि आपसे ये भी नहीं पूछता। ये कनिष्क के बारे में आपको एक बात तो चलो आपने याद रखना। दूसरा याद रखना एक रेशम मार्ग हुआ करता था। सर रेशम मार्ग क्या था? ये आपका है इटली, यूरोप के अंदर पड़ता है। इटली एक देश यूरोप के अंदर। भारत आपका भारत हो गया, भारत के पश्चिम में आपका इधर आप एशिया में ही है आपका इटली। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी कहां पे? रोम। ठीक है। इस रोम से ये यूरोप हुआ। यहां से सॉरी कहां पे? हाँ ठीक है, यूरोप के अंदर हुआ ये, एशिया में नहीं, एशिया के पश्चिम में यूरोप, जहां फ्रांस है ना, फ्रांस के नीचे एक देश है इटली। ठीक है। जो आपका भूमध्य सागर ना उससे लगता है। चलो कोई बात नहीं है। रोम से एक मार्ग जाता था सर कहां के लिए? चीन के लिए। कहां के लिए सर? चीन के लिए। ठीक है।
कहां से होते हुए? अपने J&K से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए एक रास्ता जाता था यहां से, इसे कहते थे रेशम मार्ग। इसी का बोलते हैं रेशम मार्ग। इस रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार हुआ करता था। अगर आपको पता हो, उत्तराखंड में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत उत्तराखंड में रेशम, ठीक है, वो कहां से आया था? चीन तिब्बत से ही आया था। कहां से आया था भाई? चीन तिब्बत से। एक राजा होता है इंद्रचंद्र, आप नाम सुना भाई, चंदों के अंदर शायद इंद्रचंद्र ही है, जिसने क्या किया, सबसे पहले यहां पे रेशम का कारखाना लगाया था। यहां पे रेशम का कारखाना उसने लगाया था, ठीक है। कहां से लेके आया था? जो पटरंग वाली प्रथा भी चलाता है, झूठ बोलने वाली प्रथा, नेपाल और चीन और नेपाल से जो लेके आते हैं ना, ठीक है। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है, यहां से चीन से क्या चलता बे, ये रेशम मार्ग है। और जिस टाइम कनिष्क शासक था, इस कनिष्क का क्या था बे, इस रेशम मार्ग पे कब्जा था। कब्जा किसका कब्जा था सर? कनिष्क का। कनिष्क का इस रेशम मार्ग पे कब्जा था, और इस रेशम मार्ग के जो व्यापार, रेशम का व्यापार था, इस पे भी कनिष्क का ही कब्जा हुआ करता था। एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, कनिष्क के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण चीज और ध्यान रखनी है। कनिष्क के दरबार में कुछ बहुत विद्वान व्यक्ति रहा करते थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में विद्वान रहा करते थे। सर कितने विद्वान आपको पढ़ने यहां पे? 5 विद्वान कनिष्क के दरबार में लिखो, लिखो कनिष्क के दरबारी, ठीक है। दरबार में इसके कुछ विद्वान थे। कनिष्क के दरबार में क्या थे? कुछ विद्वान लोग रहते थे, उनको लिखो, वो आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। कनिष्क के दरबार में यहां पे क्या थे? कुछ विद्वान लोग थे, ठीक है। सर कितने विद्वानों के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? यहां मैं आपको लिखा है 5 विद्वानों के नाम। कितने? यहाँ पे 5, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है 5, ठीक। 1 2 3 4 और 5, 5 विद्वानों के आपका नाम लिखना है। सबसे पहला कनिष्क का क्या था? एक था राजकवि, एक कनिष्क का पे राजकवि, नाम लिखो, ठीक है। कनिष्क का एक राजकवि था, इसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था इसका? इसका जो राजकवि था, इसका नाम था, लिखो, अश्वघोष, ठीक है। आपसे पूछेगा अश्वघोष किसके दरबार में था? तो कनिष्क के। अश्वघोष, यहां कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में ही है, ठीक है। लेकिन किसके दरबार में? क्योंकि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन थे? चाणक्य थे, वो एक ही थे ना। हमको लगता है कि बाकी भी सब उन्हीं के दरबार में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अश्वघोष किसके? कनिष्क के दरबार में था, ये ध्यान रखना बे। अश्वघोष बहुत विद्वान था, इसलिए इसने कुछ पुस्तकें लिखी। इसने कुछ पुस्तकें लिखी। सर कौन कौन सी बता? यहां पर आपको 3 पुस्तकों के नाम लिखने हैं। पहला एक देखो, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था बुद्ध चरित्र। दूसरा आप लिखो, लिखो दूसरा लिखो, सारीपुत्र प्रकरण। दूसरी किताब का नाम था, लिखो, सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण, ये दूसरी किताब है, ठीक है। तीसरी है सौरदानंद। तीसरी किताब का नाम है सौरदानंद। सौरदा, ऐसा आपको लिखना है, सौरद्रा नंद, सौरद्रानंद, ठीक है। क्या है? पहली का नाम क्या बे? बुद्ध चरित्र। दूसरे क्या है? सारीपुत्र प्रकरण। तीसरी क्या आपका बे? सौरानंद, ठीक हो गया। चलो अब देखो आप, पहला कौन था? अश्वघोष, 3 किताबें, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण और सौद्रानंद, 3 किताबें लिखी इसने आपने। दूसरा इसका था एक राजवैद, इसके घरेलू डॉक्टर, इसका राजवैद, लिखो राजवैद, ठीक है। जो कनिष्क है, इसका जो राजवैद था, राजवैद, इसका नाम था चरक। यहां पे इसका नाम था चरक, ठीक है, ठीक है। और चरक ने भी क्या किया? एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता, ठीक है। क्या पुस्तक लिखी इसने? चरक संहिता। किसकी पुस्तक है? चरक की। चरक कौन था? राजवैद था, वैद, ठीक है। देखो वैद और चरस, ये चरस, चरस समझते? चरस मतलब होता ना, जिसे मतलब दवाई जैसे यूज करते हैं लोग, ठीक हो गया। हालांकि ऐसा करते नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो, तो वैद और चरक, चरक की क्या है यहाँ पे? चरक संहिता, याद रखना, ठीक है। चलो अगला एक लिखो आप, नागार्जुन, लिख लो नागार्जुन, ठीक है। विद्वान इसके यहाँ पे एक नागार्जुन था, और ये नागार्जुन के बारे में आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इस नागार्जुन को शून्यवाद, शून्यवाद का जनक कहा जाता है।
शून्यवाद का इसे क्या बोलते हैं? जनक। किसे बोलते हैं सर? नागार्जुन को शून्य मार्ग का जनक कहते हैं। शून्यवाद क्या है? मतलब ना हमें बहुत ज्यादा बुरा, ना हमें, मतलब एक होता ना हमें, मतलब एक होता ना मतलब मध्यम मार्ग है, मतलब ना अच्छा ना बुरा, ना इसका पक्ष ना उसका पक्ष, मध्यम मार्ग। ठीक है, तो शून्यवाद का बेसिक मतलब है मध्यम मार्ग। शून्यवाद का बेसिक मतलब क्या है? मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। ठीक है, तो शून्यवाद का या फिर मध्यम मार्ग का क्या था? ये जनक था। वैसे शून्यवाद का ही हम इसको बोलते हैं। बहुत टैलेंटेड आदमी था, इसलिए इसे भारत का, लिखो, इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या बोलते हैं भारत का? इसे आइंस्टीन, इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये भी आप यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, भारत का आइंस्टीन, या क्या लिखते हैं? आइंस्टाइन, आइंस्टाइन लिखते हैं मेरे ख्याल से ना, आइंस्टाइन टाइन। भारत कैसे आइंस्टाइन कहते हैं। किसको बोलते हैं? नागार्जुन को। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, एक नाम आपको यहां पे लिखना है, लिखो वसुमित्र, वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र आप लिखो। देखो वसुमित्र जो था, जो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराई थी ना, क्या कराई थी ना वे? चौथी बौद्ध संगति कराई थी, उस बौद्ध संगति का ये अध्यक्ष था। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी ना, तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसका ये अध्यक्ष था। लिख लो, फोर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध संगति का क्या था? ये अध्यक्ष था। फोर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? अबे कनिष्क था। ठीक है, ठीक है। चलो एक और था यहाँ पे, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, एक का नाम है पार्श्व। एक विद्वान था पार्श्व। इस पार्श्व के कहने पे इसने ये चौथी बौद्ध संगति कराई थी। बस इतना ही। इस पार्श्व के कहने पे इसने क्या किया था? ये चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? इसके कहने पे इसने ये चौथी बौद्ध संगति कराई थी। ये आप यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक हो गया? ठीक है, चलो। तो कनिष्क के बारे में आपको सब बात बदल गया बे? मेरे हिसाब से तो आपको यहां पे ये बात पता चल गई होंगी। ठीक है, याद रखना, कनिष्क ने भी क्या किया? भारत में सोने के सिक्के चलाए। लिख लो, इसने भी भारत में है, इसने भी भारत में है, सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किस चलाए? कनिष्क ने चलाए। याद रखना, इसके जो सिक्के थे ना, इसके जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की प्रतिमा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा। आपसे पूछेगा किसके सिक्कों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी? ठीक है, किसके सिक्कों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी? तो कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी। यह भी आप यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक है, इसको दिखा एक बार कनिष्क ने जितनी भी मूर्तियां बनाई, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण थी गांधार शैली। कौन सी थी? गांधार शैली, गांधार शैली। ठीक है, याद रखना एक बार यहां पे कि जो गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली नहीं मिली हैं। ठीक है, और अब लिखो, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली मिलती हैं। महात्मा, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक, सर्वाधिक लिखो, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां, मूर्तियां इसी शैली में मिली हैं, इसी शैली में मिली हैं। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां हमें इसी शैली में, बोले तो भावना किस शैली में? बोले तो किस शैली में? गांधार शैली में मिली हैं। ये आप यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक हो? ठीक है, ठीक, ठीक है। और दूसरी बात, इस शैली में केवल महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं। आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में हैं, और केवल किस में? आपका गांधार शैली के अंदर इनकी मूर्तियां हैं। ये भी आप यहां पे ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से आ जाने दिए। चलो, अब कनिष्क के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। एक आखिरी बात देखो, जो कुषाण वंश था, इस कुषाण वंश का लिख लो आप अंतिम शासक। ठीक है, इस कुषाण वंश का आप लिखो अंतिम शासक। कुषाण वंश का लिखो अंतिम, आपको नीचे लिखना है अंतिम शासक। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था, इसका नाम था वसुदेव, वसुदेव सेकंड। कुषाण वंश का अंतिम राजा उसका नाम था वसुदेव सेकंड। ये भी आप ध्यान रखना।
इतनी बात सबको समझ में आ गई है। चलो, तो मैंने बोला यहाँ पे मौर्योत्तर काल में जब मौर्यों के उत्तराधिकारी अशोक के फिसड्डी साबित हुए, तब विदेशी यहां पे आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, और विदेशी आक्रमणों में 4 लोगों ने आक्रमण किया। सबसे पहले सर किसने, अभी सबसे पहले आक्रमण किया हिंद यवनों ने, फिर क्या शकों ने, फिर क्या कुषाणों ने, ठीक है, और बीच में क्या किसने, अभी पल्लवों ने। क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जब वो वंश खत्म हो गया अपना, कौन सा, मौर्य वंश। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। किसने करी थी सर, पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। और अपने नाम पर उसने एक वंश बसाया, उसे हमने कहा शुंग वंश, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं देशी राज्यों को। हम किसे पढ़ते हैं यहाँ पे, लिखो देशी राज्य। ये तो आपके विदेशी राज्य हो गए, अब लिखो देशी राज्य। आज हम ये जो मौर्योत्तर काल है ना, इसे हम सपाचट कर देंगे, याद रखना, ठीक है। और कितना पढ़ना है सर इसमें, बस इतना ही। 4 आपके ये पढ़ लिए हैं, 3 और पढ़ लेने हैं, बात खत्म, काम खत्म, टॉपिक खत्म आपका, ठीक है। इससे ज्यादा हमको मौर्योत्तर के अंदर पढ़ना नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। चलो लिखो देशी राज्य, लिखो देशी राजवंश या देशी राज्य। ठीक है, लिख दिया आपने, देशी राज्य लिखो। देखो देशी राज्य क्या मतलब है, तो देशी राज्य कह दो या स्वदेशी राज्य कह दो। देशी राज्य या स्वदेशी राज्य, स्वदेशी राज्य मतलब जो हमारे देश की राज्य थे, ठीक है। तो इससे पहला कौन आएगा आपका, 3 तो है ना। पहला कौन आएगा, शुंगवंश, लिख लो शुंगवंश। शुंगवंश आएगा पहला इसमें, पहला कौन सा आ गया इसमें पे, शुंगवंश। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब देखो एक समझा, जो ये शुंग वंश है इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। शुंग वंश के अंदर पहली बात, इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक कौन था सर, पुष्यमित्र शुंग, लिख लो पुष्य, इसका संस्थापक कौन था बे, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, इसका संस्थापक बे पुष्यमित्र शुंग, इसका संस्थापक था। अब देखो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको केवल 2 बात पढ़नी है। कितनी बात सर, केवल 2 बात। पहली बात इसके बारे में देखो, इसने क्या किया, बृहद्रथ कौन था सर, मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुआ, बृहद्रथ। बृहद्रथ की किसने क्या करी, हत्या करी। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की किसने हत्या करी, एक बात आपको ये ध्यान रख लेनी है। दूसरी बात, इसकी राजधानी, बस इसकी राजधानी, पुष्यमित्र जो शुंग है इसकी राजधानी थी विदिशा। कहां थी सर, विदिशा। कहां पर था सर विदिशा, मध्य प्रदेश में, एमपी विदिशा इसकी राजधानी हुआ करती थी। सर किसकी राजधानी, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी विदिशा। अब देखो पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है, वो ये कि पुष्यमित्र शुंग के समय, इसके समय पे यहां पे यवनों ने आक्रमण किया था, ठीक है, लिखो यवनों का आक्रमण, यवनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। यवनों का आक्रमण इसके समय में हुआ था। एक बात आपको यहां पे ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। यवन कौन, हिंद यवन, इंडो ग्रीक, ठीक है। देखो वो तो पहले भी थी, मतलब मैं आपको बोलना ही चाह रहा हूं, दिखा पे एक बार समझा पे, क्या आपको बात समझ रही है। देखो इधर क्या थे, अपने देसी राजा थे, इधर कौन थे, विदेशी, इधर विदेशी थे। विदेशों में 4 लोग हैं, पहले कौन आए, यवन, मतलब हिंदी यवन। तो जिस टाइम पे ये पहला आक्रमण हुआ ना, उस टाइम पे यहां कौन था, ये पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग था, यही था यहां पे जिस टाइम पे इधर हिंद यवनों ने आक्रमण किए हैं, ठीक है। इधर कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो मैंने क्या लिखा दें, इसके समय क्या हुआ, यवनों ने आक्रमण किया, हिंद यवनों ने आक्रमण किया। समझ में आ रहा आपको, मेरे ख्याल से तो आपको आ जाना चाहिए है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात एक दफा समझा आपने, ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इसकी जानकारी, ठीक है, लिख लो। इसकी जानकारी हमें एक किताब जो है कालिदास की, कालिदास,
कालिदास की किताब में मालवाग्नि मित्रम, मालवाग्नि लिखो, मालवाग्नि, मालवाग्नि मित्रम, इसका नाम भी मालवाग्नि मित्रम से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? हमने यहाँ पे मालवाग्नि मित्रम से हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? देखो आपने नाम सुना, देखो मालवा, इसमें आ रहा है, देखो मालवाग्नि मित्रम आ रहा है, मालवाग्नि मित्रम, तो इसमें नाम आ रहा है मालवा। मालवा कहां है? एमपी के अंदर। भाई मालवा का पठार पड़ता है ना एमपी के अंदर, ये विदिशा वाला जो एरिया है ये मालवा का पठार में तो पड़ता ही है। तो जब एक बात समझो, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहां है? ये मालवा में है, विदिशा में है, तो मालवाग्नि मित्रम में ही तो इसका डिस्कशन मिलेगा, मालवाग्नि मित्रम में ही कहां मिलेगा? इसका डिस्कशन मिलेगा। तो ऐसा मैं याद रख सकता हूं क्या कि पुष्यमित्र शुंग का डिस्कशन किसे मिलता है मुझे? मालवाग्नि मित्रम में। मैंने रिलेट कैसे किया ये? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहां थी? विदिशा। अब देखो यहां से आप चाहो तो यहां पे आप दो काम कर सकते हैं। देखो मालवाग्नि मित्रम से आप याद रख सकते हैं कि इसकी राजधानी जो थी मालवा यानी कि विदिशा थी, और दूसरा आप अब आपको राजधानी पता है कि इसकी राजधानी मालवा में थी, तो मालवा की जानकारी कहां से मिलेगी? मालवाग्नि मित्रम से। तो इससे मैं ये याद रख लूंगा, इससे मैं ये याद रख लूंगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है? इसने हत्या करी, इसकी बृहदत्त की हत्या करी, हिंद यवनों का आक्रमण हुआ, इसकी राजधानी कहां थी? विदिशा इसकी राजधानी थी। विदिशा का कहां पड़ता है? विदिशा पे, विदिशा करता है विदिशा कमरे पे, एमपी के अंदर। शुंग वंश का देखो जो अंतिम राजा हुआ, बस आपको लिखना, आप लिखो अंतिम राजा, शुंग वंश का जो अंतिम राजा हुआ। ठीक है, शुंग वंश का जो अंतिम राजा, इसका नाम हुआ देवहूति, देवहूति इसका नाम हुआ। सर शुंग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? देवहूति इसका नाम हुआ। यह भी आप ध्यान रखना पे, इस देवहूति की हत्या, इस देवहूति की हत्या एक स्थानीय व्यक्ति ने करी जिसका नाम था वासुदेव। ठीक है, वासुदेव, या इसे कहीं पे वसुदेव भी लिखा गया है, वसुदेव या वासुदेव आप कुछ भी बोलो। ठीक है, वसुदेव ही बोलेगा, ठीक है। इसकी हत्या किसने करी? वसुदेव ने करी। और वसुदेव ने क्या किया? इसकी हत्या करके इसने एक नया वंश बसा दिया, इसने एक नया वंश बसाया जिसे हमने कहा क्या? कौरव वंश। जिसे हमने क्या बोला? कौरव वंश। ठीक है, तो इसका मतलब शुंग वंश के बाद जो दूसरा वंश स्थापित हुआ सेकंड, वो कौन था यहाँ पे? कौरव वंश। ठीक है, कौन था यहाँ पे? कौरव। अब देखो कौरव वंश के अंदर में आपको कुछ नहीं बढ़ाना है, बस कौरव वंश का संस्थापक, इसमें लिखना भी इतना ही है। कौरव वंश का संस्थापक कौन हुआ फिर? यही तो हुआ ना, वसुदेव। वसुदेव, ये तो मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था, वसुदेव, बस कौरव वंश खत्म। तो स्वदेशी राज्यों में पहला कौन हुआ? शुंग वंश। दूसरा कौन सा हुआ? कौरव वंश। तीसरा कौन सा था? सातवाहन वंश। तीसरा कौन सा था? सातवाहन वंश। तो फटाफट से आप लिख लो अब सातवाहन वंश। ठीक है, लिख लो सातवाहन वंश। लिखा होगा बे, अब आप लिखो सातवाहन वंश। बस आखिरी है भैया, मौर्योत्तर काल खत्म। आखिरी लिखो कौन सा? सातवाहन वंश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी हो रहा है ना, बढ़िया हो रहा है। और यही मत सोचना कि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, इतना ही पूछ जाएगा। मौर्योत्तर सवाल बनता है तो यही से, नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा, बनेगा तो यहीं से ही बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बात समझते। देखो एक्चुअली क्या, देखो हर एग्जाम की तैयारी करने की एक सीमा भी होती है ना, हमें एग्जाम के हिसाब से भी तो तैयार करना है। अब खोदने थोड़ने चले जाएंगे, हिस्ट्री तो वैसे भी इतना सागर है भाई, एंसेंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, इतना खोदते थोड़ी चले जाएंगे। तो अपने पेपरों को जितना मैंने एनालिसिस किया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको ये सब बता रहा हूं कि यहां से आपको बनना चाहिए। ठीक है, चलो तो आपको भी इसमें इतना ही पढ़ना है फिलहाल, हो गया है। अब बात करते हैं, देखो पे अंतिम कौन हुआ? यहाँ पे लिखो सातवाहन। सातवाहन अंतिम कौन है यहाँ पे? सातवाहन हुआ। देखो सातवाहनों की जब मैं बात करता हूं, यहाँ पे सातवाहनों की जब मैं बात करता हूं, इनका जिक्र हमको मिलता है मत्स्य पुराण में। कहां मिलता है सर? मत्स्य पुराण में। ये मैंने आपको उत्तराखंड में भी कभी पढ़ाया होगा, मत्स्य पुराण अगर आपने पढ़ा है तो। मत्स्य पुराण के अंदर इनका हमें जिक्र मिलता है, किसका? सातवाहनों का। ठीक है, देखो पे ये आ रहा है वाहन, जबकि वायु पुराण का संबंध किससे मिलता है? गुप्तों से। वायु पुराण का संबंध किससे मिलता है? गुप्तों से मिलता है। ठीक हो गया है। अब देखो सातवाहन, इसके पीछे आ रहा देखो वाहन,
और किसका पे, दूसरा कौन सा पे, वायु प्राण। ये आपको लिखना नहीं है। वायु प्राण का संबंध किससे मिलता है पे, गुप्तों से। ठीक है, देखो देखो वायु कैसी होती है, वायु हमें दिखती है क्या, वायु में दिखती नहीं है ना, तो वायु गुप्त ही तो रहती है। तो वायु प्राण का संबंध किससे हो गया, गुप्त से हो गया। ये तो आसान है याद करने के लिए, आसान याद कर पे। अब देखो ये है सातवाहन। देखो वाहन लिखा है, वाहन, वाहन मतलब क्या है, नाव। नाव आप मान लो या पानी का जहाज मान लो। ठीक है, कहां चलेगा सर ये, पानी में, पानी में चलेगा। ठीक है, और देखो पानी का वाहन नाव जैसा कौन है, मछली, मत्स्य है कि नहीं। तो थोड़ा मैं रिलेट कर सकता हूं क्या सर, सातवाहन, वाहन बोले तो पानी का वाहन, और सर ये क्या होगा आपका बे, ये क्या होगा आपका मत्स्य, मछली। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, सात वाहनों का जिक्र हमें कहां मिलता है बे, मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है, ध्यान रखा। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, सातवाहन वंश का लिखो संस्थापक, संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक वो था आपका सीमुख। कौन था सर, सीमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक था आपका बे, सीमुख था, कोई दिक्कत नहीं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था बे, सीमुख था। ठीक है, याद रखना। इस सीमुख ने अपनी राजधानी, राजधानी मतलब सर किसकी, सातवाहनों की राजधानी। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी था बे, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी कहां हुई, कहां बे, प्रतिष्ठान हुई। ये भी आप एक बार यहां पे ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संस्थापक कौन हुआ, सीमुख, राजधानी कहां हुई, प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख जो राजा हुआ उसका नाम लिखो, लिखो सतकर्णी प्रथम। अभी तो बताया था मैंने आपका बे, सतकर्णी प्रथम लिखो, सतकर्णी, लिखो सतकर्णी, सतकर्णी प्रथम। सातवाहनों का सबसे मेन जो राजा हुआ उसका नाम हुआ सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम। देखो पे, अब सतकर्णी प्रथम की बात करते हैं पे, तो इसमें आपको दो तीन बात ध्यान रखनी है। इसमें आपको बेसिकली यहां पे तीन बात लिखो, इसका आपको यहां पे तीन बात ध्यान रखनी है। सतकर्णी प्रथम में तीन बात सुन ली बंधु, सतकर्णी प्रथम में तीन बात आपको ध्यान पे, सातवाहनों का इस वंश का वास्तविक संस्थापक सतकर्णी फर्स्ट को ही मानते हैं, इसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, इसे कहते हैं हम क्या, वास्तविक संस्थापक। कौन था बे, सतकर्णी प्रथम का अपना बे, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दूसरी बात है ना बे, इसके समय क्या हुआ ना, एक आक्रमण हुआ, एक आक्रमण। इसके समय क्या हुआ सर, एक आक्रमण हुआ। ठीक है, वो किसने किया था, कलिंग का राजा, कलिंग का एक राजा था, राजा, इसका नाम था खारवेल, खारवेल। कलिंग का राजा कौन था सर, खारवेल था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सतकर्णी प्रथम के समय किसका आक्रमण हुआ था, तो आप बताओगे सर खारवेल का आक्रमण हुआ था। और खारवेल कौन था, खारवेल था कलिंग का राजा। सर जीता कौन, सर जीता कौन, सतकर्णी। खारवेल ने आक्रमण तो किया, ये बंदा हार गया, ये बंदा क्या, कहां पे हार गया, जीता कौन, सतकर्णी। अब देखो समझा पे, ये जो सतकर्णी है इसका हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, इसका हमें क्या मिलता है सर, एक अभिलेख मिलता है। किसका, ये सतकर्णी फर्स्ट का, सतकर्णी फर्स्ट का हमें एक अभिलेख मिलता है, इसे हम कहते हैं नाना घाट अभिलेख। क्या बोलते हैं सर इसको, नाना घाट लिखो, इसे हम कहते हैं नाना घाट, नाना घाट अभिलेख कहते हैं। सर नाना घाट अभिलेख कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के नाना घाट अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इस अभिलेख में एक डिस्कशन मिलता है कि इसने क्या करा था, ब्राह्मणों को इसने भूमि दान दी, ब्राह्मणों को इसने क्या दी थी सर, भूमि दान दी थी। ऐसी जानकारी हमें मिलती है किससे, इस नाना घाट के अभिलेख से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सतकर्णी के बारे में एक बात और लिखनी है तो आप एक बात और लिख लो, चाहे यहां लिख लो, अगर आपकी जगह नहीं तो आप यहां लिख लो। इसने क्या कराए, दो अश्वमेघ यज्ञ, दो इसने क्या कराए थे, अश्वमेघ यज्ञ इसने कराए थे, अश्वमेघ यज्ञ। और इसने एक कराया था, एक राजसू यज्ञ, राज लिखना लिखो, लिखो दूसरा यहाँ पे एक कौन पे, हाँ एक ही था, राजसू यज्ञ, राजसूय यज्ञ। ये अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है, इस हम आगे बातें करेंगे। फिलहाल अभी आप लिख लो
दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, मतलब भाई यज्ञ हैं यार, जो हवन कुंड करते हैं वही यज्ञ है, ठीक है, बस इसके करने की रीति अलग होती है, इसकी थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो ये दो अश्वमेध यज्ञ और एक राष्ट्रीय यज्ञ कराया, किसने कराया था यहाँ पे, ये कराया था सतकर्णी प्रथम ने। और सतकर्णी प्रथम कौन था बे, सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली राजा। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी, देखो मैं, जो शिमुक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, प्रतिष्ठान, कहां था बे, प्रतिष्ठान। इस प्रतिष्ठान को पैठन भी कहते हैं, पैठन, पैठन या प्रतिष्ठान। लेकिन सतकर्णी प्रथम ने क्या किया, अपनी राजधानी इसने क्या करी, शिफ्ट कर दी, राजधानी इसने क्या करी, यहां पे शिफ्ट करी। सर कहां ले गया, ये अपनी राजधानी को ले गया, कहां से, अपनी राजधानी को प्रतिष्ठान से ले गया था, कहां, अमरावती, कहां ले गया बे, अमरावती, लिख लो, ये अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान से ले गया था कहां, अमरावती, अमरावती। सर कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। पैठन भी कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये नानाघाट भी कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। क्या आपको सतकर्णी प्रथम समझ में आ गया है, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए है, ठीक है। तो प्रमुख राजा तो आपको यही, आपको सतकर्णी प्रथम पढ़ना है। इसके अलावा आप यहां पे एक और राजा, ठीक है, जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश का एक और राजा, एक तो आपको सतकर्णी प्रथम याद रखना है, इसका सत्तावक शिमुक याद रखना है, और वास्तविक कौन है, सतकर्णी प्रथम। इसके समय क्या हुआ था, खारवेल का आक्रमण हुआ था, जीता यही सतकर्णी। इसका नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ है, नानाघाट अभिलेख किसका है, सतकर्णी प्रथम का, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना। अभी ये मत सोचना अभी मुझे तो याद हो गया है, अभी आपको याद नहीं हो रहा है, केवल आपको समझ में आ रहा है। और जब चीज समझ में आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है हमें याद हो रही है, ठीक है। याद का मतलब क्या है, जब आपको ये एक हफ्ते बाद भी आप इसको ऐसे ही बता पाओ कि नानाघाट अभिलेख किसका था, सतकर्णी प्रथम का था, और ऐसा हो नहीं पाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब आपके करना में आपको ये रिवीजन करना पड़ेगा, आंख बंद कर करके पढ़ना पड़ेगा, अच्छा अच्छा ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा। वह रट्टू तोता बन जाना, ये चीजें रटनी ही पड़ती है भैया, है ना, है ना। अगर आपसे कोई बोले ना ये रट्टू है, और भैया रट्टू होने का बुरा नहीं मानने का है, उत्तराखंड के अंदर जो रट सकता है वही सरकारी नौकरी लेता है। यहां नौकरी लेने के लिए ज्यादा दिमाग बुद्धि साइंस की आवश्यकता ही नहीं है, वो आवश्यकता ही नहीं है, आना ही यही सब है, रटना ही तो ही, रट डालो इसको। बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ठीक है, जो उन्होंने केवल रटने के आधार पर नौकरी ले रखी है, रटने के आधार पर, ठीक है। मतलब काफी कम चीजें, अगर उनको कॉन्सेप्ट बोलोगे काफी कम चीजें पता होंगी, रटने के आधार पर सारी रचनाएं रट डाली, सारा ये रट डाला, और वो कोई बुरी बात नहीं है भाई, जब नौकरी जिससे मिल रही है उसी वही ना करेंगे, रट लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी इसमें समझने वाली बात ही क्या है, समझा मैंने आपको सब दिया ही है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। बस अंतर किस बात का रह जाएगा, मतलब दिक्कत किस बात की रहेगी, याद करने की, वो आंख बंद कर करे, आंख बंद कर करके याद करना पड़ेगा। ठीक हो गया है, आंख बंद करके एक साइड हाथ लगाओ, इधर से ऐसा बंद करो, भाई कौन था, इधर बंद करो, वही जो बचपन में करते थे हम लोग, है ना, दो एकम दो, दो दुना चार, उधर से हम देखते थे, चार के ऊपर हाथ रख देते थे हम, फिर हम देखते थे वो है कि नहीं है, बस वही करना है, ठीक। आप देखो, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, एक इनका जो दूसरा मतलब अभी पहला आपका सीमुख हो गया, दूसरा सतकर्णी फर्स्ट हो गया, एक रास्ता इनका हाल, हाल एक राजा था, ठीक है, मतलब सातवाहन वंश का राजा था हाल। तो फिर ऐसा पूछ लेता है कि हाल का संबंध किस वंश से है, तो हाल का संबंध किससे है, आपका सातवाहन वंश से है। पहली बात, ये जो हाल है ये क्या था, एक विद्वान प्रकृति का था, इसने एक पुस्तक लिखी है, हाल की एक पुस्तक है, ये पुस्तक याद रखना, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है, लिखो लिखो, इसमें गाथा सप्तशती, इसकी पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। किसकी सर पुस्तक का नाम है, हाल की पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती, ठीक हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये जो पुस्तक है ये प्राकृत भाषा में है, इतना तो पूछेगा नहीं वैसे आपसे, है ना, इतना नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा किस भाषा में थी, प्राकृत भाषा में थी, ये याद रखो तो अच्छी बात है, वैसे छोड़ो इसको, ठीक है। ये मुक्तक काव्य में है, ये रचना मुक्तक काव्य में, छोड़ो इसको, ठीक है। तो पुस्तक कौन सी है, गाथा सप्तशती। सर किसकी पुस्तक है ये, हाल की पुस्तक है। अब इस हाल के दरबार में ना एक विद्वान था, ये भी लिख लो आप, इसके दरबार में एक विद्वान था, इसका नाम था, सॉरी आपने बताया, इसका नाम था, वैसे चल रहा है ना, वैसे चल रहा है ना,
मैं कह रहा हूं वैसे चल तो रहा है लाइव तो, ठीक है। विद्वान था यहाँ पे, विद्वान था, इसका नाम था गुणाढ्य। गुणाढ्य इसका नाम था, गुणाढ्य। कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी को, आवाज वगैरह में या वीडियो वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है, सब ठीक चल रहा। विद्वान कौन था? गुणाढ्य एक विद्वान था, याद रखना बे। इस गुणाढ्य ने एक पुस्तक लिखी। सर गुणाढ्य किसके दौरान था? बे हाल गया। इसने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक, इसका नाम था वृहत कथा। वृहत कथा, वृहत कथा, ठीक है। और ये भी कैसी थी? प्राकृत भाषा में, ये भी थी प्राकृत भाषा में, ठीक होगा, ठीक है। तो हाल के बारे में याद रखना बे। इसने गाथा सप्तशती इसने पुस्तक लिखी थी। इसके दरबार में एक आदमी था, उसका नाम था गुणाढ्य। गुणाढ्य की पुस्तक कौन सी? यहां पे बृहद कथा प्राकृत भाषा में है, यह भी ध्यान रखना। अब देखो सातवाहन वंश का एक और राजा, बस आपको यहां पे मैं एक दो राजा और पढ़ाऊंगा इसमें, यहाँ पे बस खत्म ही है ये, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक आखिरी राजा, बस एक दो नाम लिखने हैं, बस खत्म हो गया, इसमें कोई चक्कर नहीं है। देखो आखिरी राजा आ जाओ सातवाहनों में, आखिरी राजा है, इसका नाम है गौतमी। इसका नाम है क्या सर? गौतमी पुत्र शतकर्णी। लिखो गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, इसका नाम है गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये भी आप ध्यान रखना। देखो ये तो गौतमी क्या है? गौतमी थी शतकर्णी की मां। जो ये गौतमी पुत्र शतकर्णी है ना, ये गौतमी थी इसकी मां। अपनी मम्मी के नाम को इसने अपने आगे लगाया, जैसे लोग अपने पापा के नाम को, अपने पति के नाम को आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसने किसको लगाया यहां पे? इसने लगा अपने पति के नाम को, सॉरी अपनी मम्मी के नाम को, ठीक है। तो इसका नाम, इसकी गौतमी था, इसकी मां का नाम था, याद रखना। एक बात आप लिखो, लिखो इसकी जो मां है ना, ये ऐसा लिखो, इसकी मां जो थी यहां पे वो कौन थी? गौतमी है ना, ये गौतमी इसकी मां है। गौतमी का एक अभिलेख मिला है, अभिलेख मिला है गौतमी का, ठीक है। गौतमी का अभिलेख मिला है, वो मिला है सर कहां से? नासिक से। कहां पता? महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक अभिलेख, ठीक है, वो अच्छा तब आपने नासिक अभिलेख। और है किसके? ये गौतमी कौन थी? सतकर्णी की मां। और ऐसा नहीं देखो इसकी मां है तो इसका नाम खाली सतकर्णी है, वो तो सतकर्णी प्रथम अलग है, इसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, वो बात अलग है। ये गौतमी अपनी मम्मी का नाम इसने अपने आगे लगाया, ठीक है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है। अभिलेख कहां मिला? नासिक से। और इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है, इसमें हमको यहां पे इसमें हमको क्या मिलती है सर? जानकारी। इसमें हमको जानकारी मिलती है किसकी? इस गौतमी पुत्र सतकर्णी की, ठीक है। मतलब अपनी मां के अभिलेख में जाहिर सी बात है बेटे का मिलेगा, गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी की हमें इससे जानकारी मिलती है। क्या आपको बात समझ आ रही है? मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में अब आ जानी चाहिए है, ठीक है। अब देखो समझो यहां पे, ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, इसकी कुछ उपाधियां थी, इसकी लिख लो कुछ उपाधि, ठीक है। एक आप यहां पर बात लिखा भाई, उपाधि लिखो, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, इसे बोला गया था वर्ण व्यवस्था, व्यवस्था का रक्षक। क्या बोला गया? वर्ण व्यवस्था का रक्षक। दूसरा इसे एक लिखा देखो, इसे एक वेण करक, ठीक है, वेण करक ऐसा नाम था बे, एक उपाधि इसकी सर क्या? वेण करक, करक नहीं कटक, वेण कटक, ऐसा लिखो आप, वेण कटक। किसकी उपाधि है सर? इसी की उपाधि है, वेण कटक, ठीक है। या कहीं पे इसको वाकटक भी लिखा गया, वाकटक, वाकटक, वेण कटक या वाकटक, किसकी उपाधि है? गौतमी पुत्र सतकर्णी उपाधि है। एक उपाधि कैसे आप में? वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ठीक है। इसी को बोलते हैं अद्भुत ब्राह्मण, इसको अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है, अद्भुत ब्राह्मण, ठीक है। और इसको एक वेदों का आश्रयदाता, एक लिख लो, इसे बोलते हैं वेदों का आश्रयदाता, आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता भी इसी को ही कहा गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो अब देखो आप ये जो गौतम पुत्र सतकर्णी है ना, याद रखना बे, इसने क्या किया था? शक वंश का एक राजा था। कौन से वंश का? शक। शक कौन थे? जो विदेश से आए थे यहां से, है ना। पहले आपके हिंदी बनाए थे,
फिर आए थे आपके शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। शक वंश का एक राजा था, इसका नाम था नहपान। नहपान, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या कहता, शक वंश के राजा नहपान को हराया था इसने। यहां पे लिख लो, इसने शक वंश के शासक, शक वंश के शासक किसका सर, नहपान को, नहपान को इसने क्या किया था, हराया था। शक वंश के शासक नहपान को हराया था। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। शक वंश के शासक इसने नहपान को हराया था। हो गया है। चलो अब वैसे तो ये आखिरी राजा था, एक राजा का नाम आपको और लिखा देता हूं, वैसे महत्वपूर्ण तो ज्यादा है नहीं, बट कंफ्यूज करता है नाम में। एक हो गया आपका सतकर्णी, एक हो गया आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, एक आपका वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। एक कौन है, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। ये भी आप लिख लो, यहां पे लिख लो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, बस कंफ्यूज मत होना यहां पे, है ना। एक कौन सा आपका, एक कौन सा था, एक आपका सतकर्णी प्रथम, एक आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, एक वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। ये वशिष्ठ का पुत्र था, इसलिए से वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी कहते हैं, ठीक है। एक आप लिखो वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। एक नाम है, आप ये भी लिख लो, ठीक है। देखो ये जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी है ना, इस वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को वशिष्ठ पुत्र पुलवामी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को सर, वशिष्ठ। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, पुलवामी, पुलवामी प्रथम, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी भी इसे कहते हैं। कंफ्यूज मत होना बस, यहां पे, यहां सवाल कंफ्यूज पे ही पूछा जाता है, और कंफ्यूज में इंसान इसे गलत करता है, ठीक है। देखो इसके बारे में केवल एक बात याद रखनी है, इसने क्या किया था, जो शक वंश का शासक रुद्रदामन था ना, रुद्रदामन कार्दमक वंश का था ना, शक वंश के अंदर में रुद्रदामन, इस रुद्रदामन को इसने 2 बार इसने क्या करा था, इसको हराया था, ठीक है। इस रुद्रदामन को इसने 2 बार हराया था। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, क्या आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, सारी बात समझ आ गई है। एक बात नोट करके लिख लो, आज की सर आखिरी बात। क्या बात आखिरी, आप एक बात देखो, ये जो शक वंश था, मतलब ये जो सातवां वंश था, इसका लिख लो एक अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक था, अंतिम शासक, अंतिम शासक ये था खारवेल, खारवेल। ये अलग वाला है, वाला नहीं है, खारवेल, बस याद कर लेना। अंतिम शासक कौन था इसका, खारवेल था। और दूसरी बात, इस खारवेल की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी मिलती है यहां पे हाथी गुफा, हाथी गुफा से मिलती है। सर कहां पड़ता है, कर्नाटक में। इसकी जानकारी हमको हाथी गुफा से मिलती है। सर ये हाथी गुफा कहां है, कर्नाटक के अंदर। एक बात तो आपने ये लिखी। दूसरी बात लिख लो, देखो भाई सातवाहन जो थे ना, जो ये सातवाहन थे, सातवाहन जो थे, सातवाहन ने क्या किया था, शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के। शीशा मतलब आयना नहीं, शीशा मतलब लेड, लेड, ठीक है। शीशे के इन्होंने क्या करे थे, सिक्के चलाए थे। ठीक हो गया है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, मेरी फ्रेंड है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला देखो अंतिम, यहां पे इसका जो अंतिम राजा था ना, इसका नाम बे, उसका नाम है खारवेल। अंतिम राजा कौन था बे, वो था खारवेल, ठीक है, खारवेल। खारवेल का नाम भी पहले भी आया था ना, थोड़ी देर पहले भी, तब मैं बोल रहा हूं ये वो नहीं, ये अलग वाला है, ठीक है। तो आप यहां पे अबे इसका अंतिम राजा कौन है, यहाँ पे खारवेल, ये अलग वाला राजा है, ठीक होगा, ठीक है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें पे, हाथी अभिलेख से। हाथी अभिलेख कहां है, कहां है, कर्नाटक के अंदर, कहां है ये, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और देखो सातवाहन जो थे यहाँ पे, इन्होंने शीशे चलाए, शीशे के सिक्के चलाए, किसके यहाँ पे, शीशे के सिक्के चलाए, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और जो मैंने घटना चक्र के अंदर क्वेश्चन देखा था कि ग्रामीण, लिख लो, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सातवाहनों का जो प्रशासक होता था ना, प्रशासक उच्च के हिसाब से ना, प्रशासक यहाँ पे उसे गोलमिक कहते, गोलमिक, उसे गोलमिक कहते थे, ठीक है। कभी अगर पूछ ले तब वाली बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑल अबाउट
मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे गुप्त को, फिर गुप्तोत्तर, और फिर उसके बाद की जो हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है ना, याद रखना पीछे वाला सेक्शन ही ज्यादा आता है। अरे शुरू का तो हम पढ़ते ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक तक तो पता ही रहता है, मौर्य तक भी पता रहता है। दिक्कत कहां से है? मौर्योत्तर से। मौर्योत्तर यानी कि ये वाला सेक्शन और इसके आगे वाला जो रहेगा ना, वहां दिक्कतें रहती रही हैं। और बाकी सबसे ज्यादा दिक्कत कहां रहती है? दक्षिण भारत के इतिहास में। जो दक्षिण का यहाँ पे पल्लव, चोल, चालुक्य वाले, जो पांड्य वाले है ना, वहां बड़ी दिक्कतें हैं। और इसीलिए एग्जाम में पता रहता है कि वहीं से क्वेश्चन उठाता है वो। ध्यान रखना, देखो जहां कंफ्यूजन वहीं क्वेश्चन। एग्जाम देखो, तब मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो रखे हैं, और जब मुझे इतना पता है कि यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो तो कई सालों का अनुभव वाला होता है ना। अगर मैं आज पेपर बनाऊंगा, मैं भी नहीं डालूंगा यहाँ को क्वेश्चन। जब मैं ही नहीं डालूंगा तो वो कहां से डालेगा? वो तो और ज्यादा अनुभवी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि 40% जो क्वेश्चन है वो हमेशा इजी ही डाले जाते हैं, वो आसानी से हो भी जाते हैं, वो आप भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पकड़ बनानी है मजबूत वाली। ठीक है, हाँ, इससे पहले की जो क्लासेस हैं, कौन सी वाली? हिस्ट्री वाली, एनसीडी वाली, छोटी छोटी क्लासेस हैं, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उसमें पहले ही मैंने लिख देता, पहले ही मैंने उसमें लिख रखा था, तो समझाने में टाइम कम ही लगता है। इसमें तो लिखना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो हालांकि देखो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें रहती हैं, कोई बात नहीं है, मैनेज करना। तो उनको जो है ना, जो मैं पहले पढ़ा रखा उनको भी आप एक साइड से लिख ले, एक लाइव पढ़ लेना, नोट्स बनाना उसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।